Assalamu alaikum. My name is Zainab and today my topic of discussion is oral and maxillofacial trauma management. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने oral and maxillofacial trauma को डिस्कस किया था। आज वाले लेक्चर में हम इसकी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी ट्रॉमा कोई भी पेशेंट है, फॉल डाउन हुआ है या कोई आरटी केस है, इन दैट केसेस हमने उसकी प्राइमरी केयर करनी होती है। सबकी प्राइमरी केयर कॉमन होती है ट्रॉमा की, जिसमें हम ATLS गाइडलाइंस को, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट को फॉलो करते हैं। अब ये ATLS गाइडलाइंस क्या है? ABCDE इसे कहते हैं और इसमें क्या क्या आ जाता है? एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइन, जिसमें हम उसका देखते हैं एयरवे उसका पेटेंट होना चाहिए और सर्वाइकल कॉर्डर लगाएंगे कि हो सकता है कि उसकी सर्वाइकल जो बोन है वो फ्रैक्चर हो गई हो। तो इन सब कॉजेज से बचने के लिए हम सर्वाइकल कॉर्डर लगाते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सके। उसके अलावा जो एयरवे है वो पेटेंट होना चाहिए। उसके अलावा जो ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन है, उसमें हम उसके वेंटिलेशन को कंट्रोल करते हैं, देखते हैं कि उसकी वेंटिलेशन कैसी है, लुक फील एंड टच से कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी ब्रीदिंग, उसकी चेस्ट मूवमेंट हो रही है कि नहीं। स्टैट से हम उसको अस्कल्टेट करके देखते हैं। उसके अलावा उसकी नोज के पास अपनी फिंगर्स रख के उसको चेक करते हैं कि उसके ब्रीदिंग रेट कैसा है। उसके अलावा हम ब्रीदिंग रेट जो कि 16 to 20 टाइम्स पर मिनट है वो चेक करते हैं। और उसके अलावा जो है हम फील करते हैं कि उसकी चेस्ट मूव कर रही है, उसके देखते हैं कि उसकी चेस्ट मूव कर रही है कि नहीं, और टच करके देखते हैं कि उसकी जो ब्रीदिंग है वो ब्रीदिंग रेट कैसा है। देन आ जाता है हमारे पास सर्कुलेशन एंड हेमरेज कंट्रोल। सर्कुलेशन एंड हेमरेज कंट्रोल क्या होगा? हो सकता है कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी कोई ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस ब्लीडिंग को हमने स्टॉप कैसे करना है? हमने प्रेशर अप्लाई करना है। अनटिल अनलेस ब्लड जो है वो यूज कर रहा था वो स्टॉप ना हो जाए, हमने प्रेशर अप्लाई करना है। उसके अलावा जो है सर्कुलेशन में हमने उसका कार्डियक रिदम चेक करते हैं, कार्डियक रेट चेक करते हैं। उसके अलावा उसका पल्स रेट चेक करते हैं और सैचुरेशन चेक करते हैं। ये उसके सर्कुलेशन और हेमरेज कंट्रोल में उसकी मैनेजमेंट होती है। अब ये भी बात नहीं है कि ये सारे गाइडलाइंस जो है वो साइड 1 by 1 फॉलो किए जाते हैं, बल्कि साइड बाय साइड ये हो रही होती है। और डिसेबिलिटी डिफॉर्मिटी में हम उसके देखते हैं कि कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ। इन दी डेंटल ट्रॉमा केसेस हम कहेंगे कि उसका कोई फेशियल फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। और GCS असेसमेंट जो कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को मेजर करता है, 456 उसका EVM 456 उसका कोड है, जिसमें आई, वर्बल और मोटर की स्कोरिंग की गई है। अब स्कोर जो है वो डिपेंड करता है कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कॉन्शियसनेस है पेशेंट की या नहीं। उसके अलावा एक्सपोजर एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल में क्या होगा कि एक तो हमने फुली एक्सपोज करना है पेशेंट को। फुली एक्सपोज क्यों किया? क्योंकि हो सकता है कि उसके कपड़ों पे जो ब्लड लगा है या कोई फ्लूइड है, तो उसकी वजह से उसको वो हाइपोथर्मिया में जा सकते हैं, इसलिए उसको फुली एक्सपोज किया। और उसके अलावा हमने डिटरमिन किया कि कोई और बूंद जो हमने पहले स्किप कर दी थी वो तो नहीं मिली, तो उसको देखने के लिए एक्सपोजर एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल होता है। अब अगर हम डेंटल इमरजेंसी मैनेजमेंट की बात करें, मैक्सिलोफेशियल की, तो उसमें हम देखते हैं कि कोई भी फेशियल ब्लीडिंग है तो उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और कॉटरी करते हैं। उसके अलावा जो फ्रैक्चर्स हैं, जो एक्सपोज्ड फ्रैक्चर्स हैं, उन पे हम मॉइस्ट गाज जो है, जो स्टीराइल और मॉइस्ट गाज है, उसे कवर करते हैं। और जो इसकी डेफिनेटिव मैनेजमेंट के लिए हम कह सकते हैं कि एक टेक्निक या फिर एक मेजरमेंट के लिए हम CT स्कैन, जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है फॉर फेशियल इंजरीज, हम रेडियोग्राफिक में करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास गोल्स ऑफ डेंटल ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब डेंटल ट्रॉमा मैनेजमेंट है, उसकी मैनेजमेंट की है। एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास क्या क्या अचीव होना चाहिए? एक तो उसका हेमरेज कंट्रोल होना चाहिए। उसके अलावा जो उसके डिस्प्लेस्ड टीथ हैं और वो स्टेबलाइज होने चाहिए और रीअलाइन होने चाहिए। उसके अलावा हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी होती है कि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करें और हीलिंग को प्रमोट करें, और फंक्शंस को और उसके एस्थेटिक को मेंटेन करने की कोशिश करनी है, और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और साइकोलॉजिकल रिकवरी करनी है। हमारे पास आ जाते हैं डेंटो एल्व्यूलर इंजरीज मैनेजमेंट। अब डेंटो एल्व्यूलर इंजरीज मैनेजमेंट ये क्या होती है? डेंटो एल्व्यूलर में हमारे पास मैनेजमेंट में स्प्लिंटिंग इंडिकेशंस होती है, स्प्लिंटिंग टेक्निक यूज की जाती है। अब स्प्लिंटिंग करने की कुछ इंडिकेशंस होती है। सबसे पहले तो आ जाती है एवल्जन, मतलब कि टूथ जो है कम्प्लीटली आउट ऑफ द सॉकेट, मतलब कि सॉकेट में से पूरा बाहर आ गया टूथ। उसके अलावा लक्सेशन इंजरीज है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट और लूजनिंग ऑफ द टीथ है, या तो कंप्लीट इवल्जन है, और उसके अलावा रूट फ्रैक्चर है अलोंग द लाइन है, और उसको ब्रोकन रूट है उसकी। उसके अलावा जो एल्व्यूलर बोन फ्रैक्चर है कि जो उसकी एल्व्यूलर बोन है वही फ्रैक्चर्ड है। उसके अलावा जो है पोस्ट ट्रॉमा जो हो सकता है कि मोबिलिटी जो है वो तो उसकी वो ज़्यादा हो जाए, तो उसको हील करने के लिए
और पोजीशन को मेंटेन करने के लिए स्प्लिंटिंग की जाती है। ये कैसे की जाती है? एक तो फ्लेक्सिबल स्प्लिंट्स हैं जो कि मूवमेंट को अलो करते हैं, एक मेथड है, हम इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो एरिया है, मतलब जहाँ पे हमने स्प्लिंट्स अप्लाई करने हैं, डेंचर्स हैं, उनको क्लीन एंड ड्राई करना है। उसके बाद जो एसिड एजेंट है और बॉन्डिंग एजेंट है वो अप्लाई करने हैं। उसके बाद हमने ऊपर स्प्लिंट्स या वायरिंग जिसको कहते हैं, वायर कंपोजिट रेजिन स्प्लिंट्स भी होते हैं, तो उनको अप्लाई करना है। उसके बाद जो है कंपोजिट के साथ उसको फिक्स कर देना है। अब ये कंफर्म भी करना होता है कि अलाइनमेंट और उसके कलिजन जो है वो कंफर्म्ड है कि नहीं, या वो बिल्कुल प्रॉपर है कि नहीं। कुछ टाइप्स होती हैं जिसमें हमारे पास सबलक्सेशन में हम लोग जो स्प्लिंट्स यूज़ करते हैं वो आफ्टर 2 वीक्स उतार दिए जाते हैं। जो एवल्जन और फ्रैक्चर्स में यूज़ किए जाते हैं वो आफ्टर 2 to 4 वीक्स जो है वो उतार दिए जाते हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास है जो कॉमनली यूज़ होता है वो है फ्लेक्सिबल स्प्लिंट्स। फ्लेक्सिबल स्प्लिंट्स जो है ये पेरिडोंटल लिगामेंट हीलिंग में प्रमोट करता है। लेकिन जो रिजिड स्प्लिंट्स होते हैं ये रेयरली यूज होते हैं, ये एनकाइलोसिस भी कर सकते हैं। एनकाइलोसिस ये मतलब कि इमोबिलिटी हो जाती है जो कि, या मैक्सिलोफेशियल जो है जॉइंट्स की, उसकी इमोबिलिटी हो जाती है। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं जिसमें आ जाती है वायर कंपोजिट रेजिन स्प्लिंट्स हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। लेकिन कुछ एस्थेटिक कंसर्न से भी फाइबर इन्फोर्स्ड कंपोजिट स्प्लिंट्स होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। उसके अलावा जो थर्ड वन है वो एक्रेलिक स्प्लिंट्स हैं, बल्क स्टेबलाइजेशन फॉर एल्व्यूलर फ्रैक्चर्स। एल्व्यूलर फ्रैक्चर्स को स्टेबलाइज करने के लिए एक्रेलिक स्प्लिंट्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन टेक्निक। इसका पर्पस क्या होता है? एक तो हमने जॉ फ्रैक्चर्स को स्टेबलाइज करना है और इमोबिलाइज करना है अंटिल अनलेस जो है वो फ्रैक्चर है वो हील ना हो जाए। वो मैंडिबल का भी हो सकता है और मैक्सिला का भी हो सकता है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं जिसमें आर्च बार्स आ जाती हैं, जो कि मैंडिबुलर और मैक्सिलोफेशियल जो जॉइंट्स हैं और टीथ है उनको फिक्स्ड रखता है। या फिगर में भी देख सकते हैं कि ये आर्च बार्स किस तरह की होती हैं। हॉरिजॉन्टल हमने जो तथ नेक है वहां पर लगाई, अप्लाई की प्लेट टाइप, उसके बाद वायर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। इन दैट केसेस हमारे पास पेशेंट जो है वो बोल नहीं पाता, लेकिन वो जूसेस वगैरह उसको दिए जाते हैं, लेकिन वो च्यूइंग और उसके अलावा जो फूड है सॉफ्ट फूड भी नहीं ले पाता। उसके अलावा ये रिजिड स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है ताकि मैंडिबुलर और मैक्सिलरी फ्रैक्चर जो लीफ और फ्रैक्चर्स है वो जल्दी हील हो जाए। उसके बाद आईलेट वाइडिंग आ जाती है जिसको आईवी लूप्स भी कहते हैं और वाइड लूप्स भी कहते हैं। ये तो नेक पर अप्लाई की जाती हैं और उसके बाद जो है क्या नाम है, एक हॉरिजॉन्टल वायर जो है इनको स्टेबलाइज करने के लिए पास की जाती है। अब इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है कि आर्च बार्स जो है जब फीजेबल ना हो, मतलब कि ऑन द स्पॉट फीजेबल ना हो, तो हम लोग आईलेट वाइडिंग यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली हमारे पास आईलेट्स वाइडिंग ही यूज होती है। उसके बाद कैप स्प्लिंट विद वाइडिंग है, जिसमें स्प्लिंट्स के साथ साथ वाइडिंग यूज होती है और ये मोस्ट कॉमनली पीडियाट्रिक और एडेंटुअलिस केसेस में यूज की जाती है। अब एक्रेलिक स्प्लिंट्स होते हैं और उसके अलावा वाइड होते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली पीड्स पॉपुलेशन में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सुचरिंग टेक्निक। सुचरिंग टेक्निक की कुछ इंडिकेशंस होती हैं कि हमने सुचर्स कहाँ अप्लाई करने हैं। ये असल में टेक्निक्स बेसिक है मैनेजमेंट जो हम उसकी कर रहे हैं। तो सुचरिंग टेक्निक में क्या होगा, सबसे पहले तो इंडिकेशंस हैं कि लेसरेशन है उसके लिप पे, जिंजिवा पे, टंग पे और चीक पे। उसके अलावा कोई डीप कैपिंग है या सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हुआ है, चीक पर हो सकती है वूंड या कोई भी है, या तो एक्सपोज बोन है और जो थ्रूट है वूंड है तो उसको कवर करने के लिए, और फ्लैप जो क्रिएट किए थे ड्यूरिंग ट्रॉमा और सर्जरी तो उनको सिक्योर करने के लिए। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें हम क्लिनजिंग करते हैं, डिब्राइटमेंट करते हैं, उसके अलावा हीमोस्टैसिस एंड क्लोजर। मतलब कोई भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है तो उसको मैनेज करने के लिए पहले हम क्लिनजिंग करते हैं, और जो उसके इवर्टेड पार्ट्स होते हैं ऑलरेडी जो एक्सपोज होते हैं उनको हम डिब्राइट करके हीमोस्टैसिस को मेंटेन करते हैं, उसके बाद क्लोजर कर देते हैं। सुचरिंग वैसे होती क्या है? सुचरिंग होती है टू टिश्यूज को अलाइन बैक किया और उसके बाद जो है उनको नोट कर दिया। अब इसकी टाइप्स होती हैं जिसमें सिंपल इंटरप्टेड सुचर्स आ जाते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली और प्रिसाइसली जो है टेंशन कंट्रोल करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक लेसरेशन है या एक्सट्रैक्टेड टिथ है या लिप, चीक या जिंजवा मिकोजा पे लेसरेशन है, हमने क्या किया कि एक एज से नीडल पास की, दूसरे एज में से पी की और उसके बाद जो है उसको सुचर बैक कर दिया। कंटिन्यूस सुचर्स फॉर लॉन्ग लेसरेशन होता है कि लॉन्ग लेसरेशन है चाहे वो चिक पर हो, और ये लॉकिंग भी होते हैं और लॉकिंग भी नहीं होते, और ये मोस्ट कॉमनली हम लोग करते हैं जहाँ पर लॉन्ग लेसरेशन हो।
उसके अलावा वर्टिकल मैटर्स है जहाँ पर डेड स्पेस ज़्यादा होती है और ये वूंड है जिसके अप्रोक्सीमेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब अप्रोक्सीमेशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो है ये फॉर एग्जांपल एक डीप वूंड है तो क्या करेगा, सबसे पहले एक बाइट जो है मतलब दोनों एजेस से बाइट ली, उसके बाद सुपरफिशियली बाइट्स ली और उसको सुचर बैक कर दिया। जो हॉरिजॉन्टल है, इतना याद रखें कि जो वर्टिकल मैट्रस सुचर्स हैं ये अलोंग द लेसरेशन परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मैट्रस सुचर्स होते हैं ये अलोंग द लेसरेशन होते हैं, मतलब पैरेलल होते हैं। और ये फ्रेजाइल गैपिंग टिश्यूज के लिए और टिश्यूज को टिश्यू इवर्जन के लिए यूज किए जाते हैं। उसके अलावा फिगर ऑफ 8 है जो कि हमने कंप्लीट मतलब एक क्लोट स्टेबिलिटी के लिए हमने यूज करना होता है। इसमें दोनों दोनों हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रस सुचर्स, उनको परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं और उसको सुचर कर देते हैं और सिक्योर करते हैं। आप फिगर में भी देख सकते हैं फिगर ऑफ 8 सुचर कैसे दिखता है। उसके बाद आ जाते हैं कॉर्नर सुचर। कॉर्नर सुचर जो है वो कॉर्नर्स लाइक लिप कॉर्नर्स है या कोई एंगल शेप्ड वुंड है तो उस पर यूज किए जाते हैं और इनको हम हाफ बरीड हॉरिजॉन्टल मैट्रस सुचर्स भी कहते हैं और ये मिनिमल टेंशन प्रोवाइड करती है और ब्लड सप्लाई को प्रिजर्व रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रस सुचर की थोड़ी सी डिफरेंशिएशन के लिए लिखा है। उसके बाद सुचर मटेरियल जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं उसमें एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। एब्जॉर्बेबल में हमारे पास बाइक्रल है और क्रोमिक गट है। बाइक्रल पर्पल कलर का होता है, जो क्रोमिक गट है वो ब्राउन कलर का होता है और ये म्यूकोजा एंड इंटरनल सुचर्स के लिए अप्लाई किया जाता है। उसके बाद जो नॉन एब्जॉर्बेबल है ये एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है और लेटरली रिमूव कर दिया जाता है और आफ्टर फ्यू डेज। और ये इसमें सिल्क और नाइलॉन आ जाते हैं। सिल्क ब्लू कलर का होता है, जो नाइलॉन है वो ग्रीन कलर का होता है। अब जो हम डेंटिस्ट्री में जो निडल यूज करते हैं वो स्मॉल कर्व्ड एंड एट्रोमेटिक निडल होती है। नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है जिसमें हम उसकी ओरल हाइजीन मेंटेन रखते हैं, माउथ रिंसिंग करते हैं, उसके अलावा सॉफ्ट ब्रशिंग का उसको रिकमेंड करते हैं और 1 to 2 वीक्स अल्टरनेटिवली से कहते हैं कि वो आए। और उसकी डाइट जो है सॉफ्ट डाइट या फिर बाइटिंग से उसको कहना है कि प्रिवेंशन करे अंटिल अनलेस रिकवर ना हो जाए। उसके अलावा जो है फॉलो अप पे रखते हैं पेशेंट को और उसका वाइटेलिटी टेस्ट करवाते हैं कि पल्प नेक्रोसिस तो नहीं हो गई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस वाज आवर oral and maxillofacial मैनेजमेंट और ट्रॉमा मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर सर्जरीज और फर्दर ट्रॉमास कवर करेंगे।